रात का अंधेरा और गांव की खामोशी। हर खामोशी अपने अंदर कुछ गहरे राज छुपाए रखती है। यह कहानी भी एक ऐसे ही राज की है जो गांव के बाहर उस वीरान खंडहर में दफन है। गांव के एक घर में चाचा एक चारपाई पर बैठे हैं और दो बच्चे अजय और मोहन पास में बैठे हैं और एक पुरानी लालटेन टिमटिमा रही है। चाचा, आज रात कितनी खामोश है। चाचा, गांव वाले उस पुराने खंडहर की तरफ जाने से इतना क्यों डरते हैं? सब कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद उस तरफ नहीं जाना चाहिए। हाँ चाचा, रमेश कह रहा था कि उस घर से औरतों के रोने की आवाज आती है। क्या क्या वहाँ सच में कोई भूत है वो? हाँ, उस खंडहर का राज तुम दोनों सच में जानना चाहते हो? हाँ चाचा, बताइए ना, हम किसी को नहीं बताएंगे। बेटा, यह कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। यह हमारे गांव की सच्चाई है। एक ऐसा डर जिसे हमने अपनी आंखों से देखा है। वो घर, वो सिर्फ ईंट पत्थर का ढेर नहीं है, वो एक कैद खाना है। कैद खाना? हाँ, एक ऐसी रूह का जो आज भी वहां भटकती है। लोग कहते हैं उस घर की दीवारें रात में सांस लेती हैं। अगर कोई गलती से वहां चला जाए तो वापस नहीं लौटता। किसकी रूह है चाचा? ये बात है आज से कई साल पहले की। तुम्हारे बाबूजी तब छोटे थे। इसी गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे, किशन और रघुवीर। उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। लेकिन एक रात एक छोटी सी गलती ने उन दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। आज मैं तुम्हें वही कहानी सुनाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है। एक छोटे से गांव में एक घर के अंदर किशन तैयार होकर बैठा था और उसकी पत्नी राधा चूल्हे के पास बैठी चिंतित दिख रही है। सुनिए जी, इतनी रात को जाना जरूरी है क्या? शहर के गोदाम से खाद बीज सुबह भी तो ला सकते हैं। अरे पगली, सुबह तक इंतजार करेंगे तो माल खत्म हो जाएगा। लाला ने अभी खबर भिजवाई है कि ट्रक आ गया है। बस अभी जाकर अभी आते हैं। मेरा मन घबरा रहा है जी। आज पूर्णमासी की रात है और आपको उसी खंडहर वाले रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। तू भी किन बातों को लेकर बैठ जाती है राधा? खंडहर, भूत, यह सब पुरानी बातें हैं। और मैं अकेला थोड़े ही जा रहा हूँ। रघुवीर बाहर मोटरसाइकिल लिए खड़ा है। हम दोनों साथ हैं, तू चिंता मत कर। रघु भैया साथ हैं, तब थोड़ी तसल्ली है। पर आप लोग वहाँ रुकना मत, बस काम खत्म करके सीधे घर लौट आना। अच्छा बाबा, नहीं रुकेंगे। अब दरवाजा बंद कर ले, हम आते हैं। किशन ने अपनी पत्नी को तसल्ली तो दे दी, लेकिन शायद वो दोनों नहीं जानते थे कि उस रात वो खंडहर किसी नए मेहमान का इंतजार कर रहा था। गांव के बाहर का कच्चा सुनसान रास्ता, एक तरफ खेत हैं, दूसरी तरफ वो डरावना 2 मंजिला पुराना खंडहर चांद की रोशनी में और भी भयानक लग रहा है। किशन और रघुवीर मोटरसाइकिल पर उस सुनसान रास्ते को चीरते हुए जा रहे थे। हवा आज कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। अरे मर गए किशन, यह यहीं बंद होनी थी। मोटरसाइकिल ठीक उस खंडहर के सामने आकर बंद पड़ गई थी। लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। अरे नहीं, टंकी तो भरी थी। रुक, मैं देखता हूँ। जल्दी कर किशन, मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। देख तो कैसा सन्नाटा है, जैसे कि किशन, तूने सुना? हाँ, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? दोनों ने उस खंडहर के अंधेरे की तरफ देखा। आवाज वहीं से आ रही थी। कोई औरत सिसक सिसक कर रो रही थी। खंडहर के गेट के बाहर दोनों दोस्त मोटरसाइकिल के पास खड़े हैं। औरत की सिसकियों की आवाज थोड़ी और साफ हो गई। रघु, लगता है कोई औरत मुसीबत में है। कोई अंदर रो रहा है। पागल हो गया है क्या इस वीरान खंडहर में रात के 2 बजे? किशन, यह कोई जाल है, कोई फंदा है? गांव वालों की बातें भूल गया? लेकिन रघु, अगर कोई सच में फंसा हो तो हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? इंसानियत के नाते हमें देखना चाहिए। तभी अंदर से एक दर्द भरी पुकार आती है। बचाओ, कोई है बाहर? मुझे यहाँ किसी ने बंद कर दिया है। प्लीज दरवाजा खोलो, बचाओ। नहीं किशन, बिल्कुल नहीं।
ये इंसान की आवाज नहीं लगती। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे। चल, मोटरसाइकिल को घसीट कर ले चलते हैं यहाँ से। तू डरपोक है रघु। अगर अंदर तेरी या मेरी बहन होती तब भी यही कहता। मैं किसी को ऐसे मरते हुए नहीं छोड़ सकता। किशन, मेरी बात मान, ये खतरा है। तू यहीं रुक, मोटरसाइकिल का ध्यान रख। मैं बस 1 मिनट में देख कर आता हूँ। रघुवीर उसे रोकता रहा, लेकिन किशन ने एक न सुनी। वो उस खंडहर के टूटे हुए दरवाजे को धकेलकर उस घने अंधेरे में दाखिल हो गया। गया, ये तो गया। हे भगवान, रक्षा करना। कोई है यहाँ? हेलो, हम मदद के लिए आए हैं। उस सिसकियों की आवाज अब बंद हो गई थी। पूरे खंडहर में एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। अजीब बात है, आवाज तो यहीं से आ रही थी। ठीक उसके पीछे पायल की हल्की सी आवाज आई। किशन ने पलट कर देखा। वहां सीढ़ियों पर एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा उसके लंबे काले बालों से ढका हुआ था। उसने एक लाल रंग की दुल्हन की साड़ी पहनी हुई थी। बहन जी, आप ठीक तो हैं? आप रो रही थी? उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। वो बेहद खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भरी थीं। आप आ गए। मुझे बहुत डर लग रहा था। कुछ गुंडों ने मुझे यहाँ। डरो मत बहन जी। मैं और मेरा दोस्त बाहर हैं। आपको कुछ नहीं होगा। चलिए। किशन ने उसे सहारा देने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, उस औरत ने किशन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। इतनी जल्दी क्या है मेहमान? किशन ने देखा उस औरत का खूबसूरत चेहरा बदल रहा था। उसकी खाल गलने लगी थी, आंखें पूरी सफेद हो गई थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। वो एक चुड़ैल थी। किशन की चीख ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। किशन, रघुवीर डर के मारे जमीन पर गिर गया। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में जम गए थे। खंडहर के अंदर से किसी चीज के घिसटने की आवाज। नहीं किशन भाई। तभी खंडहर का दरवाजा फिर से धीरे धीरे खुला। रघुवीर ने अपनी फटी हुई आंखों से देखा। अंदर से किशन लंगड़ाता हुआ बाहर आ रहा था। उसका सिर झुका हुआ था। किशन, तू ठीक है? वो चीख? कुछ नहीं रघु, वो एक जानवर था। मैंने भगा दिया उसे। सच? तू ठीक है ना? मुझे बहुत डर लग गया था। हाँ, मैं ठीक हूँ। बस जरा सी प्यास लगी है। रघुवीर अपने दोस्त को जिंदा देखकर उसकी तरफ बढ़ा। चल घर चलते हैं। पानी। जैसे ही रघुवीर किशन के पास पहुंचा, किशन ने अपना सिर उठाया। वो किशन नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके होठों पर ताजा खून लगा था। अगला दिन गांव के मुखिया का चौपाल। राधा जमीन पर बैठी रो रही है। पूरा गांव इकट्ठा है। हमने सब जगह ढूंढा। उस खंडहर के बाहर उनकी मोटरसाइकिल मिली है, लेकिन किशन और रघुवीर का कोई सुराग नहीं मिला। मैंने कहा था मुखिया, उस खंडहर में वो रहती है। बरसों पहले एक नर्तकी ने उसी घर में जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। उसे किसी ने धोखा दिया था। दादा, ये सब सच है। वो एक यक्षिणी बन गई है। वो मर्दों से नफरत करती है। वो उन्हें अपने जाल में फंसाती है और उनकी रूह को खा जाती है। वो दोनों लड़के अब कभी वापस नहीं आएंगे। नहीं, हम हार नहीं मान सकते। अगर यह किसी शैतानी ताकत का काम है तो उसका तोड़ भी होगा। रात गांव की चौपाल। एक तेजस्वी पंडित जी बैठे हैं, जिनकी आंखों में एक अजीब सा तेज है। मुखिया जी ने काशी से एक बहुत बड़े तांत्रिक और ज्ञानी पंडित आचार्य भार्गव को बुलवाया था। मैं सब देख सकता हूँ। मुखिया, तुमने मुझे बुलाने में
बहुत देर कर दी। उस दुष्ट आत्मा ने उन दोनों नौजवानों की बलि ले ली है। आचार्य, तो अब क्या होगा? क्या वो ऐसे ही? नहीं, अब और नहीं। उसकी शक्ति उन 2 बलि से बढ़ गई है। अगर आज रात उसे रोका नहीं गया तो वो पूरे गांव को निगल जाएगी। हमें आज रात ही उस खंडहर में अनुष्ठान करना होगा। आज रात? लेकिन आचार्य। मुखिया, गांव के सभी मर्दों को इकट्ठा करो और बहुत सारी सूखी लकड़ियां और घी का इंतजाम करो। आज उस घर का और उस आत्मा का अंतिम संस्कार होगा। रात का समय पूरा गांव उस खंडहर के बाहर मशालें लिए खड़ा है। आचार्य भार्गव घर के मुख्य द्वार पर एक अग्नि घेरा बना रहे हैं। याद रहे, कोई भी इस अग्नि घेरे के अंदर नहीं आएगा, चाहे तुम्हें तुम्हारे अपने ही क्यों न पुकारें। यह तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। आचार्य ने अपनी आंखें बंद की और मंत्रों का जाप तेज कर दिया। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी। जमीन कांपने की आवाज, खंडहर के अंदर से चीजें गिरने की आवाज। तभी खंडहर के अंदर से वही दिल दहला देने वाली चीख गूंजने लगी। चले जाओ यहाँ से, यह मेरा घर है, निकल जाओ। अचानक खंडहर की खिड़की पर वो चुड़ैल अपने भयानक रूप में दिखाई दी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। तू मुझे रोकने आया है पंडित? हाँ? मुझसे पहले कई आए और कोई वापस नहीं गया। तेरा समय खत्म हो चुका है पिशाचिनी। जिन निर्दोषों को तूने निगला है, आज उनकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। वो चुड़ैल एक काले धुएं का बवंडर बनकर आचार्य की तरफ लपकी, लेकिन जैसे ही वो उस अग्नि घेरे से टकराई, वो आग की लपटों में घिर गई। नहीं, यह अग्नि मंत्र है, छोड़ दे मुझे। गांव वालों, यही मौका है। उस खंडहर पर लकड़ियां फेंकना शुरू करो। आग लगा दो इस पूरी इमारत में। मुखिया जी के इशारे पर गांव वालों ने मशालें और सूखी लकड़ियां उस खंडहर पर फेंकनी शुरू कर दी। देखते ही देखते वो पूरा खंडहर आग की लपटों में घिर गया। मैं वापस आऊंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसकी चीख आग की लपटों में दबकर हमेशा के लिए शांत हो गई। पूरी रात वो घर जलता रहा। सुबह तक वहां सिर्फ राख का एक ढेर बचा था। वापस वर्तमान में चाचा अजय और मोहन चारपाई पर। सुबह होने वाली है। तो चाचा, किशन और रघुवीर? उनका कभी कुछ पता नहीं चला बेटा। वो उस घर की राख के साथ ही दफन हो गए। तो अब तो वो चुड़ैल चली गई ना चाचा। अब तो वहां कोई खतरा नहीं है। आचार्य भार्गव ने उस जगह को पवित्र कर दिया था। गांव वालों ने वहां एक छोटा सा मंदिर भी बनवा दिया। शुक्र है। लेकिन आज भी पूर्णमासी की रात को कोई भी उस रास्ते पर अकेला जाने की हिम्मत नहीं करता। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर के पास उस राख के ढेर से आज भी कभी कभी रुककर किसी औरत की सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। वही गांव का घर। चाचा चारपाई पर हैं। अजय और मोहन पास बैठे हैं। माहौल में कल रात की कहानी का खौफ अभी भी है। चाचा, आप सच कह रहे हैं? मतलब वो चुड़ैल, वो यक्षिणी उस घर के जलने के बाद भी? उसकी सिसकियों की आवाज आज भी पूर्णमासी को सुनाई देती है, पर आचार्य भार्गव ने तो उसे खत्म कर दिया था ना। खत्म करना और मुक्ति देना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है बेटा। आचार्य भार्गव ने उसके शरीर को, उसके गुस्से को जला दिया था, लेकिन उसकी रूह में जो दर्द था, जो जख्म था, वो शायद क्या चाचा? वो शायद उस राख में ही कैद होकर रह गया। उस रात के बाद गांव में सब कुछ शांत हो गया। कई साल सब ठीक रहा, जब तक वो कहानी एक बार फिर जिंदा नहीं हो उठी।
दोबारा कैसे? यह बात है उस खौफनाक रात के 25 साल बाद की। तुम दोनों तब शहर जा चुके थे, मैं यहीं गांव में था, और वो किशन जिसे सब मरा हुआ मान चुके थे, उसका छोटा भाई मोहन, तुम नहीं, दूसरा मोहन, जो अब बड़ा हो गया था और शहर में रहता था, वो अपने बेटे के साथ गांव वापस लौटा था। गांव अब थोड़ा बदल गया है। कुछ पक्के मकान बन गए हैं। एक जीप गांव में रुकती है। उसमें से मोहन, किशन का भाई, उम्र करीब 35, और उसका 10 साल का बेटा रोहन उतरते हैं। पापा, आप यहाँ रहते थे? यहाँ तो सब कितना पुराना है, और वो बदबू कहाँ से आ रही है? बेटा, ये बदबू नहीं, मिट्टी की खुशबू है। चल अपने दादा दादी के घर चल। मोहन अपने बेटे रोहन को गांव की जमीन से जोड़ना चाहता था। वो उसे अपनी पुरानी हवेली, जो अब ठीक हो चुकी थी, दिखाने लाया था। लेकिन वो भूल गया था कि इस मिट्टी में सिर्फ खुशबू नहीं, कुछ पुराने जख्मों की गंध भी दफन थी। गांव के बच्चे रोहन के साथ खेलने लगे, लेकिन गांव के बच्चों के खेल शहर के बच्चों से अलग होते हैं। उनके खेलों में हिम्मत और डर दोनों का इम्तिहान होता है। बस अब मैं और नहीं भाग सकता। डर गए? तुम लोग तो बड़े डरपोक हो। डरपोक हम नहीं, तुम हो। अगर हिम्मत है तो सूरज ढलने के बाद यहाँ रुक कर दिखाओ। यहाँ, इस छोटे से मंदिर में? क्यों? यहाँ क्या है? यहाँ नहीं, इस मंदिर के नीचे जो राख है उसमें वो रहती है। वो कौन? सिसकियों वाली औरत। कहते ने या आज भी पूर्णमासी को वो इस राख से बाहर आने की कोशिश करती है। तुम लोग भूत की कहानियों पर यकीन करते हो? ये सब बकवास है। ये बकवास नहीं है। हमारे दादाजी ने खुद अपनी आंखों से उस चुड़ैल को यहां जलते हुए देखा था। चुड़ैल? हाँ, अगर हिम्मत है तो कल पूर्णमासी है ना, मैं यहीं मिलूंगा तुम्हें रात में। शहर के रोहन के लिए यह सब एक मजाक था, एक रोमांच था। वो उस खतरे से अनजान था जिसे गांव का हर बच्चा अपनी माँ की लोरियों में सुन चुका था। डरपोक कहीं के, कोई नहीं आया। कहा था ना, सब कहानियां हैं, भूत वूत कुछ। तभी रोहन की नजर मंदिर के पीछे उस राख के ढेर पर पड़ी। बारिश और वक्त ने राख को मिट्टी में बदल दिया था, लेकिन आज उस मिट्टी से कोई चीज चमक रही थी।